बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल। आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 और वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। तो इस चैप्टर 2 में हमारे पास जो है वो सेक्शंस आ जाते हैं सिर्फ दो। पहला है 5 सेक्शन और दूसरा है 6। सो देखते हैं ये क्या कहते हैं और इंशाल्लाह आज जो चैप्टर 2 के साथ हम चैप्टर 3 भी कंप्लीट करेंगे। तो सेक्शन 5 लेट्स स्टार्ट। प्रोविंस टू बी डिवाइडेड इनटू डिवीजन, कि प्रोविंस को हम डिवाइड करेंगे डिवीजन में। कौन डिवाइड करेगा? देयर शैल बी एज मैनी डिविजन्स इन द प्रोविंस विद सच लिमिट्स एंड सच एरियाज एज गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट। ठीक है, जितना गवर्नमेंट चाहेगी ना और नोटिफिकेशन देगी कि इस प्रोविंस को इतने डिविजन्स में डिवाइड करना है, उतने ही डिवीजन्स में और उतनी ही लिमिट्स में और उन्हीं एरियाज़ को क्या है डिवाइड कर दिया जाएगा एज गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट, जैसा कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में डायरेक्शंस देगी। ये है सेक्शन 5। फिर है सेक्शन 6, डिवीजन टू बी डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स इनटू सब डिविजन्स, कि डिविजन्स को हम गवर्नमेंट जो है बाय नोटिफिकेशन डिवाइड करेगी डिस्ट्रिक्ट्स में और डिस्ट्रिक्ट्स को करेगी डिवाइड इनटू सब डिविजन्स या फिर तहसील एटसेट्रा का मतलब है सब डिविजन्स के साथ तहसील हो सकती है, सब तहसील हो सकती है एटसेट्रा, जैसा कि गवर्नमेंट चाहे। तो सी के ये लिखा हुआ यहाँ पे क्या है, ईच डिवीजन शैल बी डिवाइडेड इनटू सच डिस्ट्रिक्ट्स एंड ईच डिस्ट्रिक्ट में बी डिवाइडेड इनटू सच सब डिविजन्स और तहसील्स as government may by notification specify, and each subdivision may consist of such tehsils and sub tehsils and having such limits as government may by notification direct। जैसा कि गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन जो भी ये चीज़ें हैं डिविजन्स हैं ये गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डायरेक्शन से देती है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसमें यह है कि कहता है कि डिविजन्स जो है वो उसको डिवाइड किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया जाएगा सब डिविजन्स में, या फिर सब डिवीज़न नहीं बनाना चाहते तो तहसील बना देंगे। ठीक है, सब डिवीज़न और तहसील जैसा कि गवर्नमेंट चाहे, जैसा कि गवर्नमेंट की डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग होगा। ओके, फिर हो सकता है कि सब डिवीज़न को डिवाइड किया जाए, आगे तहसील को आगे फर्दर डिवाइड कर दिया जाए सब तहसील्स में। ठीक है, तो ये जैसा कि गवर्नमेंट डायरेक्शंस देगी वैसे डिवीज़न होगी। तो हाईएस्ट लेवल पे हमारे पास प्रोविंस की डिवीज़न होगी डिस्ट्रिक्ट में, प्रोविंस की डिवीज़न होगी डिवीज़न, प्रोविंस को डिवाइड किया जाएगा डिविजन्स में, डिविजन्स को डिवाइड किया जाएगा सब डिविजन्स में या फिर तहसील्स में, और फिर उन्हीं तहसील्स या फिर सब डिविजन्स को डिवाइड किया जाएगा सब तहसील्स में, जैसा कि गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट करेगी गैजेट में। ये इतनी सी बात है। फिर है गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन वेरी द नंबर एंड लिमिट्स ऑफ डिवीजन डिस्ट्रिक्ट्स एंड सब डिविजन्स एंड सब तहसील्स इन द प्रोविंस। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन जो है वो डायरेक्शन दे सकती है कि डिवीज़न का जो एरिया है उसको इतना लिमिटेशन प्रोवाइड कर सकती है, यानी इतने जो है तहसील्स इस सब डिवीज़न में आएंगी या फिर इतना लिमिट जो है वो इस जो है सब डिवीज़न की है। तो एरिया स्पेसिफाई कर सकती है, मतलब बता सकती है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में, बाय नोटिफिकेशन ही बताएगी कि इतना एरिया इस सब डिवीज़न में फॉल करेगा और इतना जो है वो इस सब डिवीज़न में फॉल करेगा, इतना जो है इस तहसील में आएगा और इतना एरिया जो है इस तहसील में आएगा। ठीक है, ये क्या बताएगी? गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डायरेक्शन दे सकती है। ये हो गया सब सेक्शन 2 और सेक्शन 6। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में है हमारे पास चैप्टर नंबर 3, अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। अब ये वो लोग हैं जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, रेवेन्यू के अफसर। आपको पहले मैंने लेक्चर में ही बताया था कि रेवेन्यू का अफसर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये पोस्ट स्टार्ट कहाँ से होती है? ये नैब तहसीलदार से स्टार्ट होती है, फिर तहसीलदार, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। ये आपने पटवारी, कनगो जिसको कनगो भी कहाँ पे कहते हैं, कहीं पे कानून गो कहते हैं, ये सब लोग जो हैं हेडमैन, विलेज ऑफिसर, ये लोग जो हैं लंबरदार, ये लोग सारे जो हैं ये रेवेन्यू अफसर नहीं कहलाते। रेवेन्यू की पोस्ट हमेशा नैब तहसीलदार से स्टार्ट होगी, फिर ऊपर तहसीलदार, फिर ऊपर जो है आगे आगे चलती जाएगी। ओके, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब यहाँ पे देखते हैं सेक्शन 7 क्या कहता है, क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। क्लासेस कितनी हैं? A to E हैं जी, इसकी क्लासेस 1 2 3 4 5 क्लासेस हैं। चलें जी, पहला है जी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू।
फिर है कमिश्नर, फिर है कलेक्टर, फिर है हमारे पास असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ ग्रेड 2। ठीक है, ग्रेड 2 वाले को हम कहते हैं नायब तहसीलदार और असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड तहसीलदार, और फिर आ जाता है कलेक्टर ऊपर, फिर उसके ऊपर कमिश्नर, फिर उसके ऊपर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास एक हायरार्की, यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ना वो इस महकमा माल को का सबसे बड़ा जो एपीलेट फॉरम है, सबसे बड़ा वो फॉरम जो कौन सा है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। इसके खिलाफ भी आगे अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट में भी आप जो है पार्टी एग्रीव्ड है तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है। यानी कहने का मकसद ये है कि रेवेन्यू का जो महकमा माल है, रेवेन्यू के दफ्तर जो है वो उसका सारा ये जो सिस्टम है उसमें जो सबसे बड़ा फॉरम है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये चीज़ आपने याद रखनी है। हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, लेकिन वो कोई इसके इदारे में नहीं आते, वो एक अलग से है। अगर आप इनके फैसले से एग्रीव्ड हैं तब आप जाएंगे कहाँ, हाई कोर्ट में। अगर वहाँ पर भी आप एग्रीव्ड हैं तो फिर आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। सर लेकिन सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेकंड ग्रेड, वहाँ से एग्रीव्ड होंगे तो फिर असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड, वहाँ से एग्रीव्ड होंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, कलेक्टर के पास। फिर वहाँ से अगर आप उनके फैसले से एग्रीव्ड हैं तो फिर कमिश्नर के पास, फिर वहाँ से भी एग्रीव्ड हैं तो फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। और अगर आपके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फैसले से भी आप खुश नहीं हैं तो फिर आप जाएंगे हाई कोर्ट, और अगर हाई कोर्ट के फैसले से भी खुश नहीं हैं तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। फिर आपका जी एंड है, फिर आपको मानना पड़ेगा। फिर आएगा जी सेक्शन 2 subsection 2 of section 7. The deputy commissioner of the district or the officer performing for the time being functions as such shall be the collector thereof. कहता है कि जो डिप्टी कमिश्नर है ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में जो भी ये भी बता दूँ मैं आपको, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कौन से लेवल पे लगता है जी, ये प्रोविंशियल लेवल का है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रोविंस के लेवल पे होता है, सबसे हाईएस्ट फॉर्म। फिर कमिश्नर जो है वो आपके पास किस लेवल पे आता है, डिवीज़न के लेवल पे आता है। फिर कलेक्टर जो है वो आपके पास हो सकता है जो है डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हो। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो भी उससे मतलब डिवीज़न से नीचे जो भी बनाया गया है उसके लेवल, डिवीज़न से नीचे जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे कलेक्टर आ जाता है। फिर उससे नीचे जो है आपने डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया था सब डिवीज़न या तहसील में, तो अगर आपने सब डिवीज़न में या तहसील में डिवाइड किया तो उसके लेवल पर कौन होगा, असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड। फिर आपने तहसील को सब तहसील में कर दिया या फिर उसी तहसील का ही बना दिया तो वो नायब तहसीलदार भी लग सकता है। ओके, ये वेरी करता है सिचुएशंस में। अच्छा, ये तो आपको मैंने हायरार्की बता दी, इनके ग्रेड्स भी आपको पता चल गए हैं, फर्स्ट सेकंड ग्रेड। ये आगे कहता है कि जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है और द ऑफिसर परफॉर्मिंग द फॉर द टाइम बीइंग फंक्शंस एज सच शैल बी द कलेक्टर। अब कलेक्टर कौन बंदा होगा, डिप्टी कमिश्नर होगा जी कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट का जो भी डिप्टी कमिश्नर है, जो भी डीसी लगा हुआ है उसको क्या है, और या फिर कोई भी ऐसा अफसर है कोई टाइम बीइंग भी कुछ वक्त के लिए कोई फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है वो उधर डीसी के, तो फिर वो उसको क्या बनाया जा सकता है, उसको कलेक्टर बनाया जा सकता है उधर का ही। ठीक है, जिसमें वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है जिस जगह पे। फिर सब सेक्शन 3 क्या कहता है, द असिस्टेंट कमिश्नर शैल बी इन द इंचार्ज ऑफ द सब डिवीज़न ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। असिस्टेंट कमिश्नर जो होगा, जिसको हम एसी भी कहते हैं, वो होगा इंचार्ज पूरी सब डिवीज़न का। ठीक है, यानी डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हमारे पास जो डीसी आएगा उसको हम कहते हैं जी कलेक्टर, और जो एसी आएगा हमारे पास सब डिवीज़न के लेवल पे वो हम लगा सकते हैं, जिसको हम सब डिवीज़न ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है उसको हम तहसीलदार भी कह सकते हैं। यानी एसी जो है वो तहसीलदार लग सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर एंड कलेक्टर, अब ये देख लेते हैं ये क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर एंड कलेक्टर। फॉर ईच डिवीजन देयर शैल बी अ कमिश्नर एंड इन ईच डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी अ कलेक्टर who shall be appointed by the government and who shall exercise throughout the division or district as the case may be all powers and discharge all the duties of the commissioner or collector as the case may be under this act। ठीक है, डिवीज़न के लिए आपको पहले ही बता दिया कि कौन होगा, डिवीज़न के लिए होगा कमिश्नर, जिसको हम जो है कलेक्टर भी कहेंगे, और हु शैल बी अपॉइंटेड बाय, जो गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी ना, उसे वही बात लिखी हुई है। एंड हु शैल एक्साइज थ्रू आउट द डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट एज द केस में ऑल द पावर, जिसके पास उसके पास ये जो पावर्स होंगी ना, अब कलेक्टर एक बड़ा बंदा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का बंदा है। ठीक है, उसके पास पावर्स होंगी डिवीज़न की। ठीक है, पूरे डिवीज़न की होगी, पूरी डिस्ट्रिक्ट की होगी, तो वो सारी पावर्स को क्या कर सकता है, वो एक बंदा एक्साइज कर सकता है। ठीक है,
एंड डिस्चार्ज ऑल द ड्यूटीज़ ऑफ द कमिश्नर और कलेक्टर, और वो सारी ड्यूटीज़ जो हैं वो कमिश्नर और कलेक्टर की जो भी ड्यूटीज़ होती हैं वो बंदा वो क्या है डिस्चार्ज कर सकता है। एज द केस में भी, जैसा कि भी कोई केस होगा अंडर दिस एक्ट, जैसा कि इस एक्ट में कहा गया। बहुत सिंपल लिखा हुआ है यार, पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल कमिश्नर्स एंड एडिशनल कलेक्टर्स। हाँ जी, ये एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल कलेक्टर कौन होते हैं? ये हमने लगाया एक कमिश्नर, हमने नहीं सॉरी गवर्नमेंट ने लगाया, हमारे कहने से कौन लगाएगा। खैर जो है वो कमिश्नर लगाया गवर्नमेंट ने, उसका काम इतना ज़्यादा था कि गवर्नमेंट को महसूस हुआ कि ये एक कमिश्नर तो कुछ नहीं कर पाएगा, हम एक और कमिश्नर लगा देते हैं। ठीक है, तो वो जो उसके साथ एक और कमिश्नर लगा दिया है ना, कमिश्नर प्लस कमिश्नर की है, वो प्लस कमिश्नर जो है वो क्या है, वो एडिशनल कमिश्नर है। और इसी तरह से कलेक्टर का देखा, उन्होंने कहा जी इसका काम बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट को महसूस हुआ, गवर्नमेंट ने एक और कलेक्टर लगा दिया साथ उसी के, तो वो क्या हो गया एडिशनल कलेक्टर। तो बस इतना सा फ़र्क है उनकी, बाकी उनके जो राइट्स हैं लायबिलिटीज़ हैं वो सारी सेम होती हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे पढ़ लेते हैं, इधर क्या लिखा हुआ है। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल कमिश्नर एंड एडिशनल कलेक्टर्स, गवर्नमेंट may appoint in any division one or more additional commissioners, or in any district one or more additional collectors, who shall exercise throughout the division or district concerned all or any of the powers and discharge all or any of the duties conferred or imposed on commissioner or collectors as the case may be or under this act, subject to the general to supervision and control of the commissioner of the division। होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई है कि गवर्नमेंट लगाएगी, डिवीज़न के लेवल पे जो अफसर होगा उसको डिवीज़न के लेवल पे लगाएगी, और उसके पास वही पावर्स होंगी। डिवीज़न के लेवल पे कौन होता है, पहले भी आपको बताया, डिवीज़न के लेवल पे हमारे पास होता है कलेक्टर, कलेक्टर के साथ लगेगा कौन, डिवीज़न के लेवल पे होता है कमिश्नर्स ऑन इन एनी डिस्ट्रिक्ट वन और मोर एडिशनल कमिश्नर, देख लें कलेक्टर आ गया। और हु शैल एक्साइज थ्रू आउट द डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट कंसर्न ऑल और एनी ऑफ द पावर्स डिस्चार्ज और एनी ऑफ द ड्यूटीज़ कॉन्फर्ड ऑन अ कमिश्नर ऑन अ और कलेक्टर। तो जैसा कि उनको जो जो लगे हुए हैं ना जहाँ जहाँ पे उनके साथ एक उनके काम ज़्यादा हैं तो एक और अपॉइंट करेंगे एडिशनल कमिश्नर, उनको एडिशनल कलेक्टर कहेंगे, वो वही पावर्स एक्सरसाइज करेंगे जो उनके पास हैं। यही सारी बात लिखी हुई है। फिर है असिस्टेंट कलेक्टर्स। असिस्टेंट कलेक्टर्स भाई अब देख लेते हैं ये क्या हैं, ये क्या चीज़ें हैं, ये कौन से बुलाए हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट मे बाय अपॉइंट टू ईच डिस्ट्रिक्ट एज मैनी असिस्टेंट कलेक्टर्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड एज इट में भी। अब ये जो ऊपर हमने पढ़ा था ना AC1 AC2 असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं तहसीलदार, नैब तहसीलदार, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 को नैब तहसीलदार। अच्छा, तो वो यहाँ पे उनकी बातें हो रही हैं, ऐसे उनको वो असिस्टेंट कमिश्नर नहीं पढ़ना आपने, वो असिस्टेंट कलेक्टर हैं। ओके, तो उनको भाई जो है गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी टू ईच डिस्ट्रिक्ट में एज मैनी असिस्टेंट कलेक्टर्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड, मतलब जितने भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी असिस्टेंट कलेक्टर्स को फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के, एज इट में डीम, जैसा कि उसको गवर्नमेंट को ज़रूरी लगे, एक्सपीरियंस जैसा कि उसको ज़रूरी लगे, जैसा कि वो ज़रूरी समझे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मे प्लेस द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सब डिवीजन इन अ डिस्ट्रिक्ट इन द चार्ज ऑफ एनी असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड। गवर्नमेंट में प्लेस द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सब डिवीज़न, कि जो गवर्नमेंट है ना वो प्लेस कर सकती है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को जो सब डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट इन डिस्ट्रिक्ट में है सब डिवीज़न लेवल पर, इन द चार्ज ऑफ एन असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड, यानी सब डिवीज़न के लेवल को, यानी सब डिवीज़न के लेवल पे आप सीधा सिंपल सी बात लिखी हो यार, सब डिवीज़न के लेवल पे अपॉइंट कर सकती है गवर्नमेंट असिस्टेंट कलेक्टर को। ठीक है, और फिर वो जो उनकी पावर्स होंगी वो सारी किसको मिलेंगी, ऑब्वियसली असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड को अपॉइंट जो वही हो रहा है, अपॉइंटेड टू दैट डिस्ट्रिक्ट एंड कॉन्फर और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द कलेक्टर ऑन सच ऑफिसर अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16। ये आगे हम सब सेक्शन 1 ऑफ 16 पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, फिर है 3 subsection 3, if any of the powers of the collector under this act are conferred on an assistant collector, they shall be exercised by him subject to the control of the collector। अगर कोई भी पावर्स जो हैं वो कलेक्टर वाली पावर्स अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के मुताबिक आर कॉन्फर्ड ऑन द असिस्टेंट कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर को दे दी गई हैं। ठीक है, कलेक्टर को नहीं, असिस्टेंट कलेक्टर को दे दी गई हैं। ठीक है, दे शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम, तो वो किसके कंट्रोल में रह कर करेगा उन पावर्स को एक्सरसाइज, कलेक्टर के, जो उससे सीनियर अफसर जिसकी पावर्स उसको दी गई हैं ना, कॉन्फर की गई हैं,
उसी के नीचे रहकर और उसी के कंट्रोल में रह के वो पावर्स एक्सरसाइज करेगा। कौन? असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 जो भी है, तो वो कलेक्टर के मतहत होगा। फिर आ जाता है तहसीलदार। तहसीलदार भाई पढ़ लो सेक्शन 11। द चीफ ऑफिसर इंटरेस्टेड विद लोकल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ तहसील शैल बी कॉल्ड द तहसीलदार विच ऑल्सो इंक्लूड मुख्तियारकार who shall exercise such powers and discharge such duties of an assistant collector as may be expressly conferred or imposed on him by or under this act। अब जो चीफ अफसर होता है इंटरेस्टेड विद लोकल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको लोकल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हवाले की जाती है ऑफ तहसील की, तो शैल बी कॉल्ड द तहसीलदार, उसको जी हम कहते हैं तहसीलदार। ये आज ही हमारे पास डेफिनेशन तहसीलदार, और इसमें जो है मुख्तियारकार भी आ सकते हैं, ठीक है। और हु शैल एक्साइज सच पावर्स एंड डिस्चार्ज सच ड्यूटीज़ ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर एज मे बी एक्सप्रेसली कॉन्फर्ड, और वो जो है वो पावर्स एक्साइज करेगा और वही ड्यूटीज़ एक्साइज करेगा जो असिस्टेंट कलेक्टर की दी गई हैं उसे इस एक्ट के तहत, ठीक है। जो इस एक्ट के तहत दी गई हैं उसको, वो तहसीलदार को वो वही एक्साइज करेगा और कोई नहीं एक्साइज करेगा। जो भी उसको कॉन्फर की गई हैं वही एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। वही उसकी पावर्स होंगी, ठीक है, वही ड्यूटीज़ होंगी जो इस एक्ट के तहत हैं, और अपने से आपने नहीं बना लेंगे। आप लोगों का काम है ना, आप लोग अपने से भी बना लेते होते हैं। अच्छा, सर्टेन अपॉइंटमेंट्स टू बी नोटिफाइड, भाई मैं भी बना लेती हूँ ये तो मैंने भी कई बार जो है बातें अपने से बनाई हैं और एग्ज़ाम में लिखी हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाती हैं स्टूडेंट्स से गलतियाँ। सर्टेन अपॉइंटमेंट्स टू बी नोटिफाइड, कुछ अपॉइंटमेंट्स जो आपको नोटिफाई करनी चाहिए। अच्छा, द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल ऑफिसर्स अंडर दिस चैप्टर शैल बी बाय नोटिफिकेशन। और ये एक छोटी सी बात लिखी हुई है, वो क्या लिखा हुआ है कि सर्टेन अपॉइंटमेंट्स टू बी नोटिफाइड, कि कुछ अपॉइंटमेंट्स जो हैं, हाय सर्टन कह रही हूँ कि अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो बाय नोटिफिकेशन होंगी, इतनी सी बात है, ठीक है। जो भी ये रेवेन्यू के अफसर हैं इनकी अपॉइंटमेंट्स किस तरीके से होंगी? बाय नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट, बस इतनी सी बात। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आ जाता है आगे जी। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, पढ़ते हैं जी सेक्शन 13। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल बी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब बोर्ड ऑफ, देखना है जी हमने किस पर किसका कंट्रोल है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का। द जनरल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर ऑल अदर रेवेन्यू ऑफिसर्स शैल बी वेस्टेड इन एंड ऑल सच ऑफिसर शैल बी सबऑर्डिनेट टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और बाकी सारे जो हैं वो किसके कंट्रोल में? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, यानी जो वो नीचे हमने सारी हायरार्की पढ़ी थी ना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नीचे ऊपर, वो जो है वो सारी किसके कंट्रोल में? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खुद किसके कंट्रोल में? गवर्नमेंट के। सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर शैल कंट्रोल ऑल अदर रेवेन्यू ऑफिसर्स इन हिज डिवीजन, ठीक है। वो जो जनरल कंट्रोल है ना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, उससे उसके सब्जेक्ट उसको रखते हुए, यानी शैल कंट्रोल ऑल द रेवेन्यू ऑफिसर्स इन हिज डिवीजन। तो कमिश्नर जो है वो बाकी सारे रेवेन्यू अफसर जो होंगे इन हिज डिवीजन वो उसको कंट्रोल करेगा, यानी जो जिसके नीचे सब ऑर्डिनेट है ना, जो बंदा सब ऑर्डिनेट है उसके ऊपर जो वाला होगा वो उसके कंट्रोल में होगा, ठीक है। यानी अपने सुपीरियर अफसर के सुपीरियर वो जो हायरार्की बताई है उसके कंट्रोल में नीचे आने वाला हर बंदा जो है वो ऊपर के कंट्रोल में होगा, और नीचे वाले के पास जो पावर्स हैं वो एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल बाय नोटिफिकेशन जो है गवर्नमेंट उन्हें और कोई पावर्स कॉन्फर नहीं कर देती, ठीक हो गया। यानी वो खुद से कोई नई पावर एक्सरसाइज नहीं करेगा, उसको जो पावर्स हैं वो वही एक्सरसाइज करेगा। और अनटिल एंड अनलेस, इस पर कंडीशन है, अगर गवर्नमेंट उसे और पावर्स कोई दे देती है, कॉन्फर कर देती है, उसके सुपीरियर अफसर की कुछ पावर्स नीचे वाले को दे देती है, तो वो गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन दे सकती है, और फिर वो जैसे नोटिफिकेशन जैसी डायरेक्शंस गवर्नमेंट देगी उसके अकॉर्डिंग वो इस्तेमाल करेगा। सब सेक्शन 4 है, सब्जेक्ट एज अफोरसेड एंड टू द कंट्रोल ऑफ द कमिश्नर अ कलेक्टर शैल कंट्रोल ऑल अदर रेवेन्यू ऑफिसर्स इन हिज डिस्ट्रिक्ट। जैसा कि पहले कहा गया है अफोरसेड, एंड टू द कंट्रोल ऑफ द कमिश्नर द कलेक्टर शैल कंट्रोल ऑल अदर रेवेन्यू। कलेक्टर को भाई जी सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स जो हैं उसके मतहत जो भी हैं डिस्ट्रिक्ट में उसको वो कंट्रोल करेगा कलेक्टर। वही बात जो पहले बता रही कि ऊपर वाला नीचे वाले को कंट्रोल करेगा। अच्छा जी, 14 है सेक्शन पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस एंड विदड्रॉ एंड ट्रांसफ़र केसेस।
अब ये किसके पास पावर है? ये भी जी एक पावर है कि बिज़नेस को डिस्ट्रीब्यूट करना, विड्रा करना, केसेस को ट्रांसफ़र करना, एक तहसील से दूसरे तहसील केस भेज दिया है जी। देखते हैं ये पावर है किसके पास। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे बाय रिटन ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट इन सच मैनर एज मे बी डीम्ड फिट एंड बिजनेस कॉग्निजेबल बाय एनी रेवेन्यू ऑफिसर अंडर इट्स कंट्रोल एंड बाय लाइक ऑर्डर विदड्रॉ एनी केस पेंडिंग बिफोर एनी सच ऑफिसर। ये पावर है जी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। इतनी सी बात लिखी हुई है बस। सेक्शन 2 है जी, सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 14। The power exercised by Board of Revenue under subsection 1 may by like order and in like manner be exercised by Commissioner or other collector in respect of any business cognizable by or any case pending before the other revenue officers under the respective control। जो पावर्स ऊपर बताई गई हैं ना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अंडर सबसेक्शन 1 दी गई हैं। May by like order in like manner be exercised by or a collector in respect of any business cognizable or any case pending before the revenue office। उसी मैनर में वो एक्सरसाइज की जा सकती हैं किससे? बाय कमिश्नर या फिर कलेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी बिजनेस। मतलब कमिश्नर कलेक्टर के पास अगर कोई है ना केस, तो वो भी क्या कर सकता है, उसके पास केस पेंडिंग है तो वो अपने से सबऑर्डिनेट को केस ट्रांसफ़र कर सकता है या कहीं और केस ट्रांसफ़र कर सकता है। यानी वो भी उसी तरह पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है जैसे कि पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है। कौन कर सकता है वैसी पावर्स एक्सरसाइज? कलेक्टर, कमिश्नर। और किसके लिए कर सकते हैं? एनी केस पेंडिंग बिफोर अदर रेवेन्यू ऑफिसर्स, या फिर उनके नीचे जो कंट्रोल में जो भी केसेस हैं। थोड़ा सा और से पढ़ लें तो सारी बात समझ में वैसे ही आ जाती है। तो आगे देखते हैं सेक्शन 3, subsection 3। Where a case is withdrawn by the Board of Revenue under subsection 1, the board may dispose of it itself or by written order refer it for disposal to any revenue officer, and where a case is withdrawn by a commissioner or collector under subsection 2, the commissioner or collector as the case may dispose of it himself or by like order refer it to any other officer under his control। कहता है कि अब केस को ख़त्म कर दिया गया, विड्रा कर दिया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अगर विड्रा किया है तो वो कर सकती है, उसके पास ये पावर है। इसी तरह से कलेक्टर और कमिश्नर के पास भी ये पावर है। कैसे करेगी ये दोनों? बाय रिटन ऑर्डर, और रेफ़र कर सकती है इसकी डिस्पोजल को भी, इसकी ख़त्म करवाने के लिए वो और किसी रेवेन्यू अफसर को भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रेफ़र कर सकती है, भाई जी तुम इसे ख़त्म कर दो, ठीक है, इसको विड्रा कर दो इस केस को। इस तरह से कलेक्टर भी अपने किसी मतहत को ये केस ट्रांसफ़र कर सकता है फॉर डिस्पोजल, यानी बाय रिटन ऑर्डर भी कर सकता है और किसी अपने मतहत अफसर को ट्रांसफ़र करके भी कह सकता है कि इसको डिस्पोज ऑफ कर, डिस्पोजल के लिए ट्रांसफ़र भी कर सकता है। इतनी सी बात है। सब सेक्शन 4। हाँ जी, सब सेक्शन 4 क्या कहता है हम ये पढ़ लेते हैं। नो ऑर्डर under this section shall empower any revenue officer to exercise any powers or deal with any business which would not be competent to exercise or deal with within the local limits of his own jurisdiction। यानी वो जो भी रेवेन्यू अफसर पावर एक्सरसाइज कर रहा है इस सेक्शन के तहत, वो अपनी जुरिस्डिक्शन तक रहेगा, वो किसी और की जुरिस्डिक्शन तक नहीं जाएगा। अगर एक जो है कलेक्टर लगा हुआ है एक डिस्ट्रिक्ट का, वो ये तो नहीं कहेगा कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो वो केस चल रहा है उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, डिस्पोजल कर देता हूँ। वो नहीं कर सकता यार, उसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। मतलब जिसकी जो जुरिस्डिक्शन है, जिसकी जो लिमिट गवर्नमेंट ने दी है, उसी लिमिट में रह के वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेगा। कम्बिनेशन ऑफ ऑफिसेस। अभी ऑफिसेस यहाँ पे हमें लग रहा है कि कोई ऑफिसेस कंबाइन हो रहे हैं, तो देखते हैं क्या हो रहा है। सेक्शन 15। It shall be lawful for government to appoint one and the same person being otherwise competent according to law to any two or more of the officers provided for। सिंपल सी बात है, एक ही बंदे को 2 पोस्टों के लिए रखा जा सकता है, 2 ऑफिसर्स के लिए रखा जा सकता है। ठीक हो गया, तो उसको कहते हैं जी कम्बिनेशन ऑफ ऑफिसर्स। यानी ऑफिसर्स तो 2 थे लेकिन कंबाइन करके क्या बना दिया गया? एक ही बना दिया गया। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये अकॉर्डिंग टू द नीड होता है यार। देखो अब अगर एक जगह है वहाँ पे इतने रेवेन्यू अफसरों की ज़रूरत नहीं है और इतने ऑफिसर्स की भी ज़रूरत नहीं है,
तो वहाँ पे क्या होगा, ऑफिसेस को कंबाइन कर दिया जाएगा और उन दोनों मतलब ऑफिसेस के लिए एक बंदा बना दिया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल तहसीलदार और ऊपर आप कलेक्टर ले लेते हैं तो एक ही बंदा रखा जा सकता है, जैसा कि गवर्नमेंट को नेसेसरी लगे। ये इसको कहते हैं हम कम्बिनेशन ऑफ ऑफिसेस। फिर आ जाता है कॉन्फरमेंट पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। Government may by notification confer on any person all or any of the powers of a commissioner or collector under this act and may in like manner withdraw such powers। यानी गवर्नमेंट चाहे तो पावर्स दे दे, चाहे तो विड्रा कर दे कमिश्नर को, कलेक्टर को इस एक्ट के तहत। The Board of Revenue may by notification confer on any person all or any of the powers of an assistant collector under this act and may in a like manner withdraw such powers। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चाहे तो किसी भी बंदे को क्या है वो पावर दे दे असिस्टेंट कलेक्टर की इस एक्ट के तहत, अपने से नहीं करेगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इस एक्ट के तहत। एंड मे इन लाइक मैनर, उसी तरीके से वो वापस भी ले सकती है। सबसेक्शन 3, अ पर्सन ऑन होम पावर्स आर कॉन्फर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल एक्साइज दोज पावर्स विद इन सच लोकल लिमिट्स and in such classes of cases as government or the board of revenue as the case may be may direct and except as otherwise so directed such person shall for the all purposes connected with the exercise thereof be deemed to be the commissioner, collector or assistant collector as the case may be। सिंपल सी बात लिखी हुई। कोई भी पर्सन जिसको जो पावर्स दी गई हैं, कॉन्फर की गई हैं इस सेक्शन के तहत, वो वही पावर्स को एक्साइज करेगा और अपनी लोकल लिमिट्स में रहकर एक्साइज करेगा और उन्हीं क्लास ऑफ केसेस के साथ करेगा जो उसके पास उसकी लोकल लिमिट्स में आ रहे हैं। ठीक है, जैसा कि उसे गवर्नमेंट या फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने डायरेक्शंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग। एंड एक्सेप्ट एज अदरवाइज सो डायरेक्टेड, और इसके अलावा भी अगर कुछ डायरेक्शंस दी हैं गवर्नमेंट ने तो वो सच पर्सन शेल फॉर ऑल पर्पसेस कनेक्टेड विद एक्साइज देयर ऑफ बी डीम्ड टू बी द कमिश्नर, कलेक्टर, और उसी के अकॉर्डिंग जैसे कि उसे पावर्स दी गई हैं उसको देखा जाएगा कि ये कमिश्नर है, कलेक्टर है, जो भी केस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी मतलब उन्हें बनाया गया है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो पावर्स दी हैं, जो ऑफिस दिया है वो उनके पास होगा। फंक्शंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। अब फंक्शन क्या है रेवेन्यू ऑफिसरों का ये बताता है सेक्शन 17। ऊपर भी हमने कुछ फंक्शंस देखे हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, जैसे कि वो ट्रांसफ़र कर सकती है, बिजनेस ऑफ ट्रांसफ़र और विड्रा केसेस, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको समझा तो दिया सारा। एक्सेप्ट वेयर द क्लास ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स बाय होम एनी फंक्शन इज टू बी परफॉर्म्ड स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे बाय नोटिफिकेशन डिटरमाइन द फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट बाय एनी क्लास ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। यानी इस एक्ट के तहत जो भी फंक्शंस दिए गए हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान वही फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। इस एक्ट में जो भी स्पेसिफाई किया गया है, जिस क्लास को स्पेसिफाई किया गया है वो वही फंक्शन परफॉर्म करेगा जब तक के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिफिकेशन नहीं दे देती और डिटरमाइन नहीं कर देती कि ये फंक्शंस जो हैं ये बंदा परफॉर्म करेगा। जब तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोई और फंक्शंस नहीं कह देती तब तक जो है इस एक्ट के तहत जो भी ऑलरेडी पावर्स दी जा चुकी हैं रेवेन्यू अफसरान को वही पावर्स वो एक्साइज करेंगे, वही फंक्शंस रहेंगे उनके। Retention of powers by revenue officers. When a revenue officer of any class who has under provisions of this act any powers to be exercised in any local area to another as a revenue officer of the same or higher class, he shall continue to exercise those powers in that other local area unless government or the board of revenue as the case may be otherwise directed। यानी जो भी जिस भी लोकल एरिया में लगाया गया है एक रेवेन्यू ऑफिसर को अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत वो वहीं पर अपनी पावर एक्साइज। यार ये एक ही बात है जो बार बार ऊपर भी मैंने आपको बताई है, फिर बता रही, जो बंदा जहाँ पे लगाया गया और उसको जो पावर्स दी गई हैं वो वही एक्साइज करेगा अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो बता नहीं देता कि कोई स्पेशल पावर आपको दे दी गई हैं आपके सुपीरियर की, वो भी आप करेंगे, तब तक जो है वो अपने से कोई पावर एक्साइज नहीं कर सकता कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर। उसके पास वही पावर्स रहेंगी जो ऑलरेडी इस एक्ट में उन्हें प्रोवाइड कर दी गई। आगे है चैप्टर 4 जो हम
नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बच्चों की, स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, वो समझ सकें ये हमारा जो लॉ है। इंशाल्लाह आई विल कवर मेजर टॉपिक्स ऑफ द लॉ। थैंक यू वेरी मच।